नमस्कार फ्यूचर लॉयर्स और वेलकम टू एलएलबी स्टूडेंट अड्डा। तो क्या आप आर्बिट्रेशन एक्ट के सेकंड पार्ट को मास्टर करने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आज हम आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स के कंडक्ट और सबसे इंपॉर्टेंट आर्बिट्रल अवार्ड के हर एक एस्पेक्ट को ए टू जेड बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझेंगे। तो नोट्स निकाल लीजिए क्योंकि ये सेशन आपके एग्जाम्स के लिए गेम चेंजर होने वाला है। लेकिन शुरू करने से पहले एक चीज दिमाग में बिठा लीजिए। एक आर्बिट्रेशन अवार्ड ना वो ताश के पत्तों से बने एक घर की तरह होता है। बहुत मेहनत से बनता है, लेकिन एक छोटी सी प्रोसीजरल गलती और सब कुछ धराशायी हो सकता है। इस एक्सप्लेनर में हम सीखेंगे कि उस फाउंडेशन को इतना रॉक सॉलिड कैसे बनाएं कि कोई उसे हिला भी ना सके। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है आज का हमारा रोड मैप, हमारा गेम प्लान। हम कोर प्रिंसिपल्स यानी बुनियाद से शुरू करेंगे, फिर प्रोसीडिंग्स के एक्शन पैक्ड स्टेजेस से गुजरेंगे, फाइनल अवार्ड को अच्छे से एनालाइज करेंगे और हाँ, आपको एग्जाम में एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाने के लिए हम लैंडमार्क केसेस भी डिस्कस करेंगे। हर सेक्शन अगले सेक्शन की नींव बनेगा, सो पे क्लोज अटेंशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सेक्शन 1 इंट्रोडक्शन एंड कोर प्रिंसिपल्स। देखिए, हर खेल के कुछ नियम होते हैं, तो इससे पहले कि हम मैदान में उतरें, यह समझना जरूरी है कि आर्बिट्रेशन का रूल बुक आखिर कहता क्या है। ऐसे कौन से मूल सिद्धांत हैं जो इसे कोर्ट की कार्रवाई से बिल्कुल अलग बनाते हैं। स्क्रीन पर जो एनोलॉजी है ना, वो एकदम परफेक्ट है। सोच के देखिए, लिटिगेशन यानी कोर्ट केस एक सरकारी बोर्ड एग्जाम जैसा है। नियम सख्त हैं, प्रोसेस फिक्स्ड है, आप कुछ बदल नहीं सकते। जबकि आर्बिट्रेशन एक प्राइवेट सर्टिफिकेशन की तरह है। यहाँ पार्टीज यानी आप मिलकर अपने नियम, अपनी जगह और अपना एग्जामिनर यानी आर्बिट्रेटर खुद चुनते हैं। तो सबसे बड़ा फर्क क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी और कंट्रोल। ये 4 सेक्शंस दोस्तों आर्बिट्रेशन की नींव के 4 स्तंभ हैं, द 4 पिलर्स। सेक्शन 18 फेयरनेस का वादा करता है, दोनों पक्षों को अपनी बात रखने का बराबर मौका मिलेगा। सेक्शन 19 आजादी देता है, ट्राइब्यूनल को सीपीसी और एविडेंस एक्ट के सख्त नियमों से बंधे रहने की जरूरत नहीं। सेक्शन 20 पार्टीज को ड्राइवर सीट पर बैठाता है कि वो अपना लीगल होम यानी सीट खुद चुने, और सेक्शन 21 बताता है कि घड़ी कब से चलना शुरू होगी यानी ऑफिशियल कमेंसमेंट कब है। इन सब में से सेक्शन 18 को स्टार मार्क कर लीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 2 कंडक्टिंग द प्रोसीडिंग्स। ओके, नियम तो हमने समझ लिए, अब आइए देखते हैं कि एक्चुअल मैच खेला कैसे जाता है। प्लीडिंग्स से लेकर फाइनल आर्ग्यूमेंट्स तक एक आर्बिट्रेशन का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आखिर दिखता कैसा है। देखिए, यह प्रोसेस एक बहुत ही लॉजिकल फ्लो फॉलो करता है। स्टेप 1 प्लीडिंग्स, जहां दोनों पक्ष लिखित में अपने दावे और जवाब दाखिल करते हैं। इससे केस का एक पूरा फ्रेमवर्क तैयार होता है। स्टेप 2 हियरिंग्स, यहां इन दावों और जवाबों पर बहस होती है, या तो आमने सामने या सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर। अगर मामला ज्यादा टेक्निकल है तो स्टेप 3 में ट्राइब्यूनल किसी एक्सपर्ट की मदद ले सकता है, और अगर कोई जरूरी गवाह आने में नाटक करे तो स्टेप 4 में कोर्ट से मदद ली जाती है। अब ये सवाल ये एग्जाम में अक्सर आता है, अगर कोई पार्टी डिफॉल्ट कर दे, मतलब आती ही नहीं है, तो आर्बिट्रेशन का क्या होगा? इसका जवाब इस बात पर डिपेंड करता है कि कौन नहीं आया, क्लेमेंट या रिस्पोंडेंट। और ये है सेक्शन 25 का रिजल्ट दोस्तों। ध्यान से देखिए, अगर क्लेमेंट यानी जिसने केस शुरू किया वो ही गायब हो जाए तो ट्राइब्यूनल कहता है गेम ओवर, प्रोसीडिंग्स टर्मिनेट हो जाती हैं, केस खत्म। लेकिन अगर रिस्पोंडेंट यानी जिसके खिलाफ केस है वो नहीं आता तो आर्बिट्रेटर एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स जारी रखता है, मतलब उसकी गैर मौजूदगी में ही मामले को सुनकर फैसला कर दिया जाता है। एक और इंटरेस्टिंग सिचुएशन, आर्बिट्रेटर्स के पास जज जैसी पावर्स तो होती नहीं कि वो किसी को जबरदस्ती गवाही देने के लिए बुला लें। तो ऐसी सिचुएशन में सोल्यूशन क्या है? यहां पर आर्बिट्रेशन और कोर्ट्स का एक बेहतरीन टीम वर्क देखने को मिलता है। सेक्शन 27 के मुताबिक अगर कोई गवाह आने से मना करता है तो आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकता है, फिर कोर्ट अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उस गवाह को पेश होने के लिए मजबूर कर सकती है। सिंपल राइट? और अब हम पहुंच गए हैं आखिरी स्टेज पर, द ग्रैंड फिनाले, फैसला, जिसे हम लीगल लैंग्वेज में कहते हैं द आर्बिट्रल अवार्ड। देखिए, एक अवार्ड सिर्फ एक फैसला नहीं है, ये कानूनी दस्तावेज है। सेक्शन 31 इसकी वैलिडिटी के लिए एक चेकलिस्ट देता है। इसको आप एक क्वालिटी चेकलिस्ट की तरह देखिए। ये रिटन होना चाहिए, साइंड होना चाहिए, और सबसे जरूरी उसमें फैसले का कारण यानी रीजनिंग साफ साफ लिखा होना चाहिए, ताकि पता चले कि आर्बिट्रेटर इस डिसीजन पर कैसे पहुंचा। बिना इन सब चीजों के अवार्ड को कोर्ट में आसानी से चैलेंज किया जा सकता है। ये एक बहुत ही कॉमन ट्रैप है जिसमें लोग फंस जाते हैं। अगर आपके अवार्ड पर स्टेट के स्टैंप एक्ट के हिसाब से सही स्टैंप ड्यूटी नहीं भरी गई है तो कोर्ट उस अवार्ड को लागू ही नहीं करेगी। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आपने केस तो जीत लिया पर आपका जीत का सर्टिफिकेट ही नकली है। इट बिकम्स अनइन्फोर्सेबल। बिल्कुल उसी तरह अगर अवार्ड के जरिए कोई जमीन या घर जैसी इमूवेबल प्रॉपर्टी की ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है तो उस ट्रांसफर को कानूनी रूप से पक्का करने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। बिना रजिस्ट्रेशन के आप उस प्रॉपर्टी के लीगल ओनर नहीं कहलाएंगे। सेक्शन 4 जो अवार्ड मिल गया मतलब मैच खत्म? जरूरी नहीं। अब टाइम है पोस्ट गेम एनालिसिस का। फैसला आने में आखिर कितना समय लगना चाहिए, और क्या बीच मैच में ही हैंडशेक यानी सेटलमेंट की कोई गुंजाइश होती है? सोचिए, एक्ट आपको 2 ऑप्शंस देता है, एक नॉर्मल प्रोसीजर जिसके लिए 12 महीने की टाइमलाइन है, और अगर पार्टीज को जल्दी है तो सेक्शन 29B एक एक्सप्रेस लेन देता है, द फास्ट ट्रैक प्रोसीजर। यहां कोई ओरल हियरिंग्स नहीं, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर 6 महीने के अंदर अंदर फैसला आ जाता है। सेव्स टाइम, सेव्स मनी। और ये एक बहुत ही खूबसूरत प्रोविजन है। अगर प्रोसीडिंग्स के दौरान पार्टीज आपस में समझौता कर लेती हैं तो आर्बिट्रेटर उनके सेटलमेंट को अवार्ड ऑन अग्री टर्म्स के रूप में रिकॉर्ड कर सकता है, और इस अवार्ड की पावर एक पूरे लड़े हुए केस के फाइनल अवार्ड जितनी ही होती है। इट्स अ विन विन फॉर एवरीवन। अब आते हैं उस हिस्से पर जो आपको बाकी स्टूडेंट से आगे ले जाएगा, लैंडमार्क केसेस। अपने एग्जाम आंसर में इनका जिक्र करने से एग्जामिनर को पता चलेगा कि आपकी समझ गहरी है, आपने सिर्फ रट्टा नहीं मारा है। चलिए इनको आसान भाषा में समझते हैं। बाल्को केस दोस्तों, ये एक गेम चेंजर है। इसने सीट और वेन्यू के बीच का फर्क बिल्कुल साफ कर दिया। सोच के देखिए, 2 इंडियन कंपनीज हैं, वो कन्वीनियंस के लिए लंदन में मिलती हैं, ये हो गया वेन्यू, लेकिन उनके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि आर्बिट्रेशन का सीट दिल्ली होगा। तो बाल्को ने साफ किया कि इस केस पर दिल्ली के कानून लागू होंगे और इंडियन कोर्ट्स का ही जुरिस्डिक्शन होगा, लंदन का नहीं। याद रखिए, सीट इज द लीगल बॉस, वेन्यू इज जस्ट द मीटिंग पॉइंट। ये केस लिमिटेशन पीरियड यानी समय सीमा पर रोशनी डालता है।
मान लीजिए आर्बिट्रेटर ने 1 मार्च को अवार्ड पास कर दिया, लेकिन उसकी साइंड कॉपी आपको कुरियर से 10 मार्च को मिली, तो अवार्ड को चैलेंज करने की जो टाइम लिमिट है वो 1 मार्च से नहीं बल्कि 10 मार्च से शुरू होगी, क्योंकि कानून कहता है पासिंग द अवार्ड काफी नहीं है, रिसीविंग द अवार्ड इज व्हाट एक्चुअली मैटर्स। ओके टीम, रैपिड फायर राउंड। चलिए आपके एग्जाम्स के लिए पूरे प्रोसेस को एकदम तेजी से रिवाइज करते हैं। एक मेंटल स्क्रीनशॉट लेने के लिए तैयार हो जाइए। रेडी, लेट्स गो। नोटिस भेजा जाता है, आर्बिट्रेशन शुरू, प्लीडिंग्स फाइल होती हैं, केस का फ्रेमवर्क बनता है, सुनवाई होती है, बहस होती है, फाइनल अवार्ड दिया जाता है जो रीजन्ड और साइंड हो, और आखिर में छोटी मोटी क्लरिकल गलतियों को ठीक करने के लिए एक छोटा सा 30 दिन का विंडो मिलता है। दैट्स द होल जर्नी। चलिए एक छोटा सा पॉप क्विज हो जाए। लेट्स टेस्ट योर नॉलेज। आर्बिट्रेशन में फेयरनेस का बिल यानी सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन सा है जो कहता है दोनों पार्टीज को बराबर ट्रीट करो? आई गिव यू 3 सेकंड्स। 1 2 3। बिल्कुल सही जवाब है सेक्शन 18। और हाँ, अपने एग्जामिनर को इंप्रेस करने के लिए ये लैटिन मैक्सिम ऑडी अल्टरम पार्टम का जिक्र करना मत भूलिएगा। इसका मतलब है दूसरे पक्ष को भी सुनो। दिस इज योर गोल्डन की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से याद कीजिए, क्या एक आर्बिट्रेटर के पास जज जितनी ताकत होती है कि वो किसी गवाह को जबरदस्ती बुला सके? सोचो सोचो। एब्सोल्युटली नॉट। द आंसर इज अ बिग नो। अंडर सेक्शन 27 के तहत अपने बिग ब्रदर यानी कोर्ट की मदद लेनी पड़ती है विटनेस को बुलाने के लिए। तो अवार्ड दे दिया गया, लड़ाई खत्म, या अभी नहीं? याद रखिए, अवार्ड मिलना मंजिल का सिर्फ एक पड़ाव है। असली चुनौती तो उसे लागू करवाना यानी इन्फोर्समेंट और उस पर होने वाले चैलेंजेस से उसे बचाना है। लेकिन वो कहानी हम अपने अगले एक्सप्लेनर में जानेंगे। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा को सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें। इफ यू वांट एनी न्यू टॉपिक, कमेंट बिलो।